हम करने वाले हैं फिजिक्स का एटम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि समय हम थोड़ा थोड़ा करके आप पार्ट में हम बनाते जाएंगे। जैसे मैंने अपनी और प्रीवियस वीडियो अपनी बना रखी हैं, उसी प्रकार से हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एटम, हमारे क्लास 12th का। ठीक है, तो इसमें बेटा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है, बहुत टीचर से नहीं पढ़ाते लेकिन हम पढ़ाएंगे, जिसे बेटा कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं बेटा, और हिंदी में कैसे इसे कहते हैं बेटा परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। ठीक है बेटा, असल में होती क्या है एटॉमिक फिजिक्स, होती क्या है परमाणु भौतिकी, होती क्या है बेटा? परमाणु में पाए जाने वाले कुछ मूलभूत कणों का अध्ययन करना, परमाणु की संरचना को अध्ययन करना, परमाणु कहां पाए जाते हैं वह अध्ययन करना। समझ रहे हो? इन सब चीज का अध्ययन करना किस में बताया जाता है बेटा? हमारे एक ही चीज में बताया जाता है, वो है हमारी परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, इसमें बहुत पहला पॉइंट लो, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु में पाए जाने वाले कुछ मूलभूत कण पढ़ेंगे बेटा। परमाणु में पाए जाने वाले मूलभूत कण पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। हाँ, तो बेटा जॉन डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर बेटा इसके बाद अगला आता है आपका सोमरफील्ड का, इसके बाद आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है बेटा हमारा पांचवा सोमरफील्ड का। किसका? सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, जो हमारे कोर्स में था लेकिन अब नहीं है, याद रखना बेटा। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीज मैं बता दूं, क्योंकि हमारे वैसे कोर्स में ये है नहीं है। सोमरफील्ड का हटा दिया गया है, 4 जॉन डाल्टन का, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, ये 4 जो हैं नील्स बोर जो है ये हैं हमारे मेन, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है बेटा, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा परमाणु का कक्षीय वेग कितना होता है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा परमाणु की कक्षीय त्रिज्या। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, ये मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बता दूंगा, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थोड़ा सा मैं आपको अध्ययन करा के जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम ये कवर करेंगे परमाणु में पाए जाने मूलभूत कण, और ये 2 डेरिवेशन हम करेंगे अपनी। ये डेरिवेशन आपको पता है बेटा, ये जो चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल इसमें से नहीं पूछता है इतना। ठीक है, और न्यूमेरिकल आते हैं तो थोड़े बहुत छोटे मोटे आते हैं, जो कि इन दोनों पे निर्भर करते हैं। परमाणु का कक्षीय वेग पे आ जाता है, या क्या आ जाता है परमाणु का कक्षीय त्रिज्या पे आ जाता है।
इन दोनों में से पूछता है किसी न किसी पे। और क्या कहते हैं, और तो कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है बेटा, और सभी हमारा पूरा थ्योरिकल चैप्टर है। ठीक है, मेन इस चैप्टर में थ्योरी है। ठीक है, तो बेटा चलते हैं अपने सबसे पहले परमाणु मॉडल पर। सबसे पहला परमाणुवाद है, हम पढ़ेंगे बेटा जॉन डाल्टन का। तो बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी वो डिलीट हो चुकी है, पर कोई ना, हमारे पास ये लिखा हुआ था पहले से ही, अब इसको ही हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेकिन मैंने ये सारा पढ़ा दिया था, उसमें सारा कवर हो गया था बेटा, सारा का सारा, पर क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो गए। तो बेटा दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा जॉन डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ेंगे हम। जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल को बेटा महर्षि कणाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। जो जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल जो है बेटा, वो महर्षि कणाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। कैसे करता है सर? ऐसे बेटा कि जो महर्षि कणाद हुए थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उस सिद्धांत को बेटा हमारे इन जॉन डाल्टन भाई साहब ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यानी उन्हीं के सिद्धांत को किसने बता दिया बेटा, जॉन डाल्टन ने बता दिया, और इसे क्या नाम पड़ गया बेटा, जॉन डाल्टन का परमाणुवाद पड़ गया। इनके अनुसार बेटा प्रत्येक वस्तु या पदार्थ का सबसे जो छोटा अवयव होता है, सबसे जो छोटा अवयव होता है वो क्या होता है बेटा, परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, जो एक क्या बेटा अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण। अविभाज्य कण क्या होता है, ये देखो ये लिखा हुआ, अर्थात इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह क्या होता है बेटा, अविभाज्य की परिभाषा है, याद रखना। क्या? अर्थात इसे आगे, मतलब ऐसा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी सबसे न्यूनतम चीज, सबसे न्यूनतम स्थिति आ गई इसकी। ठीक है, इसे जॉन डाल्टन का क्या कहते हैं बेटा, परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणुवाद कह देते हैं बेटा। ठीक है, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद क्या कहता है बेटा, खोजकर्ता माना गया था। जो जॉन डाल्टन का परमाणु था, वो जो जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना गया था। ठीक है, अब बेटा इस पे आ जाते हैं, ये जॉन डाल्टन की क्या है बेटा, अवधारणा है। जॉन डाल्टन ने क्या अवधारणा की थी, जो वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, पदार्थ यौगिक से मिलकर बने हुए हैं, यौगिक तत्व से मिलकर बने हुए हैं, तत्व अणु से मिलकर बने हुए हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। मतलब इन्होंने यही स्थिति तक इन्होंने इसको विभाजित किया था कि जो वस्तु से लास्ट स्थिति इसकी कहाँ है कि परमाणु पे जाके रुक जाएगी, यानी परमाणु एक अविभाज्य कण पहुंच जाता है। इन्होंने अपनी अवधारणा बस यहीं तक बताया था, जबकि जो हमारे आगे वैज्ञानिक हुए उन्होंने इसको और आगे तक बताया। जो परमाणु होता है बेटा, उसमें कई मूलभूत कण पाए जाते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया ये? और इनको भी आगे विभाजित किया गया है, इनको आगे विभाजित क्वार्क में किया गया है। ये मतलब परमाणु को आगे विभाजित भी किया गया है। वो किसने करा था? जे थॉमसन हुए, रदरफोर्ड हुए, इन आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने इसको क्या करी थी बेटा, खोज की थी। चलते हैं बेटा अपने अगले परमाणु मॉडल पर। हाँ, तो बेटा हमारा अगला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें बेटा वैज्ञानिक थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है 10 मीटर परास का क्या है बेटा, एक ठोस धनावेशित गोला है। याद रखना बेटा, वैज्ञानिक थॉमसन के अनुसार जो है परमाणु 10 मीटर परास का एक क्या है, ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित कण यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए होते हैं। मतलब कैसे बेटा? जैसे बेटा कोई एक परमाणु है, परमाणु में बीच में क्या है, धनावेश तो पूरा है, और ऋणावेश बीच में क्या है, यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए होते हैं। परंतु परमाणु में धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? समान मात्रा में होते हैं, और समान मात्रा में होने की वजह से क्या है, पूरा जो परमाणु होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, उदासीन बेटा, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों चार्ज कैसे हो, इक्वल हो, इसे बेटा उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। उदासीन को बेटा इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है,
न्यूट्रल कैसे बेटा? न्यूट्रल ऐसे जिसमें, न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कैसी होती है? इक्वल होती है। उसे वह बेटा विद्युतीय रूप से कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं बेटा? थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसे ही बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा दिया जाता है। हाँ, तो बेटा आगे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल आप देख सकते हैं, ये इसके संपूर्ण भाग में क्या फैला हुआ बेटा? धनावेश फैला हुआ और बीच बीच में ऋणावेश फैला हुआ है। ये सब क्या है? ऋणावेश। ये सब क्या है? ऋणावेश। ठीक है बेटा, इसलिए दोनों की मात्रा इस परमाणु मॉडल में समान होती है, इसलिए इसे क्या बता दिया बेटा? विद्युतीय रूप से उदासीन बता दिया। आप देख भी सकते हैं बेटा, थॉमसन के दिए गए परमाणु मॉडल में परमाणु की संरचना तरबूज के समान बताई गई थी। किसके समान बताई गई थी बेटा? तरबूज के समान बताई गई थी। थॉमसन ने परमाणु के आकार की तुलना प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की, इसलिए इसे प्लम पुडिंग नामक मॉडल भी कहते हैं। सबसे पहले बेटा मिनर की बात करते हैं कि थॉमसन ने इसका नाम तरबूज ही क्यों दिया? तरबूज के समान इसकी संरचना क्यों बताई? क्योंकि बेटा जो तरबूज का संपूर्ण जो लाल भाग होता है ना, उसने उसे धनावेश बताया। देखो सेम मैंने उसकी संरचना में बता रखा है। तो तरबूज का जो संपूर्ण लाल भाग होता है, इसका लाल भाग है, मान लो इसका क्या है? लाल भाग है। ये लाल भाग क्या है? इसका संपूर्ण धनावेशित है। और जो इसमें बीच में जो बीज लगे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेश माइनस चार्ज। और ये जो लाल भाग होता है कैसा चार्ज होता है? धनावेश, यानी धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसकी संरचना तरबूज के समान गोल बताई गई। ठीक है, इसलिए भी बता दिया बेटा परमाणु का आकार की तुलना प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की थी। क्यों की थी? क्योंकि बेटा जो प्लम पुडिंग मॉडल मिठाई जो होती है, प्लम पुडिंग मिठाई जो होती है, वो बाहर अन्य कंट्री में मिलती है। थॉमसन ने उसको देखा और इससे कंपेयर करा, तो उन्हें पता चला कि जो इसकी संरचना होती है बेटा वो प्लम पुडिंग के समान होती है, इसलिए इसे क्या नाम भी रखा गया? प्लम पुडिंग मॉडल नाम भी रख दिया गया। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया बेटा। ये मेन है, पूछता है इसमें कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या नहीं कर पाए? तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया परमाणु की। परंतु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। जब इन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाया, ना कर पाने के कारण यह मॉडल क्या सिद्ध हुआ बेटा? असफल सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ बेटा? असफल सिद्ध हुआ। यानी यह एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। ये होती क्या है? ये मैं बेटा आगे के बाद में चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसलिए ये बेटा क्या हुआ? असफल सिद्ध हुआ। चलते बेटा हम अपने अगले मॉडल की तरफ, जो है हमारा बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है बेटा, हाँ तो बेटा हमारा अगला परमाणु मॉडल है बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम इस वीडियो में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थोड़ा सा कवर करेंगे, बिकॉज ये जो परमाणु मॉडल है बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो कवर करेंगे, उसके साथ संगत प्राचार, उनके कुछ नियम है ना, उन सब चीज़ों को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे बेटा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उनकी अवधारणाएं भी मैं उसी में ही लेकर आऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि हम अध्ययन करें तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का मैं बेटा स्ट्रक्चर आपको बता देना। तो बेटा सबसे पहले हम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले रहे हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या ले रहे हैं? बिस्मिथ ले रहे हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम ले रहे हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। उसके साथ हम बेटा एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी ले रहे हैं, स्वर्ण पन्नी ले रहे हैं, जिसकी मोटाई है बेटा, जिसकी जो मोटाई है 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर -2 मीटर है। मतलब ये जो स्वर्ण पन्नी है वो क्या है? पतली है, सबसे बहुत पतली पन्नी है। उसके पीछे बेटा एक प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा हुआ होता है,
जो जिसकी ऊपर ZNS की क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है। ZNS की पॉलिश युक्त एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा लगा हुआ होता है और उसके पीछे एक बेटा सूक्ष्मदर्शी युक्त क्या लगा होता है बेटा, कंप्यूटर लगा होता है। क्यों लगा होता है? जिससे हम स्वर्ण, जैसे ही हम स्वर्ण पन्नी पर क्या करेंगे, अल्फा कण बौछार करेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन कराएंगे, उस अल्फा कण प्रकीर्णन को कैमरे में कैप्चर करने के लिए सूक्ष्मदर्शी युक्त कंप्यूटर लगाया जाता है, जिससे कि जैसे ही हम अल्फा कण की क्या कराएं, बौछार इस स्वर्ण पन्नी पर कराएं, तो जो होने वाली अभिक्रिया, जो प्रतिक्रिया है, वो क्या सेव हो जाए, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी युक्त कंप्यूटर में सेव हो जाए। तो बेटा चलते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन बौछार कराते हैं। तो यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं और कहाँ, इस स्वर्ण पन्नी पर जाकर बौछार होती है। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से बेटा बहुत सारे अल्फा कण निकलते हैं, निकलते हैं, सारे निकलते हैं। देखो देखो बेटा, हमने इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वर्ण पन्नी पर क्या कराई बेटा, अल्फा कण प्रकीर्णन कराई। तो वह स्वर्ण पन्नी से अल्फा कण कहाँ गुजर गए बेटा, अधिक कोण पर विचलित हो गए। कहाँ हो गए, अधिक कोण पर विचलित हो गए। ऐसे ऐसे इस प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर आपतित हो गए। ये भी कुछ अधिक कोण पर क्या हो गए बेटा, विचलित हो गए। ये अल्फा कण भी कुछ बेटा अधिक कोण पर क्या हो गए, विचलित हो गए। जिनमें से एक अल्फा कण, जिनमें से एक अल्फा कण कैसा गया बेटा, एक सीधा गया था। कैसा गया था, सीधा गया था। लगभग 8000 में से कोई एक अल्फा कण क्या गया था, सीधा गया था और सीधे 90 डिग्री के कोण पर कहाँ गया बेटा, वापस आ गया। मतलब 8000 में से एक अल्फा कण इस स्वर्ण पन्नी पर जैसे ही आपतित हुआ, आपतित होने के बाद तुरंत क्या हो गया, परावर्तित हो गया। क्या हो गया, परावर्तित हो गया, सीधा गया था। जिससे बेटा यह पता चलता है कि जो स्वर्ण पन्नी के जो बिल्कुल मध्यमा भाग है, जो मध्यमा भाग है बेटा, वहां पर क्या उपस्थित है, धनावेश उपस्थित है। क्या है, धनावेश उपस्थित है, जिसने अल्फा कण को क्या करा है बेटा, प्रतिकर्षित करा है। क्या करा है, प्रतिकर्षित करा है। ये अन्य कोण पर विचलित क्यों हुए, क्योंकि ये नाभिक से, यहाँ पर क्या है, परमाणु का नाभिक है और ये नाभिक से क्या है, दूर है। इसलिए ये अल्फा कण क्या हुए, अधिक, कुछ तो अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर विचलित हो गए। समझ में आया नहीं आया बेटा? यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसमें से जैसे हमने बौछार कराई, उनमें से 8000 में से कोई एक अल्फा कण क्या हुआ, विचलित होकर वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ठीक है बेटा, जिसे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने मॉडल में बताया। ठीक है बेटा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये मॉडल। ये आपको जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप ये मॉडल आपको फिर से समझ में आ गया होगा। मैं ट्राई बेल करा था, बेल ट्रैक किया था मैं, क्या आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको शॉर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगली चीज पर। अब हम बेटा इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा कक्षीय वेग और कक्षीय त्रिज्या का डेरिवेशन। ठीक है, चलते हैं। हाँ तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है परमाणु में कक्षीय त्रिज्या। तो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके बाद। ये कक्षीय त्रिज्या शुरू करने से पहले मैं पढ़ाता हूँ बेटा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में मैं पढ़ाता हूँ बेटा नील्स बोर की अवधारणाएं। जब तक नील्स बोर की अवधारणाएं नहीं होती हैं, जब तक ये मॉडल नहीं चलता है। समझ में आया? मतलब ये कक्षीय त्रिज्या नहीं निकल पाती।
तो बेटा नील्स बोर की अवधारणा को आपको पढ़ाना पड़ेगा, और जब नील्स बोर की अवधारणा पढ़ाना पड़ेगा तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? तो इसीलिए बेटा इन अवधारणा को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। किस वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में मैं इन अवधारणाओं को आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब सर ये कैसे करेंगे फिर हम कक्षेत्र जा, इसके लिए मैं आपको अवधारणाओं का सूत्र बता दूंगा। इसी जब हम इस डेरिवेशन को कर रहे होंगे बेटा, उसमें मैं आपको अवधारणाओं के सूत्र बता दूंगा, जिससे आप इनको करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब हम अवधारणा पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और बता दूंगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या? परमाणु की में कक्षीय त्रिज्या। तो बेटा माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के, माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के Rn त्रिज्या की Vn कक्षा में, Rn त्रिज्या की Vn कक्षा में Vn वेग से क्या लगा रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में Rn त्रिज्या के Nv वेग से, Nv कक्षा में Vn वेग से क्या लगा रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। हाँ, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो बेटा परमाणु नील्स बोर की प्रथम अवधारणा, बेटा नील्स बोर की प्रथम अवधारणा कहती है mv² अपॉन r इक्वल टू kZe² अपॉन r। ये कहती है बेटा हमारी नील्स बोर की प्रथम अवधारणा। ठीक है बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है लेकिन पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, n कक्षा के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, mv² अपॉन rn इक्वल टू kZe² अपॉन Rn²। कोई दिक्कत बेटा नहीं? ठीक है बेटा, यहाँ से बेटा स्क्वायर से एक Rn कट जाएगा, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा mv² अपॉन mvn² इक्वल टू kZe² अपॉन Rn। यही तो बचेगा बेटा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूँ। अब बेटा पढ़ेंगे ये बात होती है बोर मॉडल की द्वितीय अवधारणा। बोर मॉडल की द्वितीय अवधारणा कहती है, बोर मॉडल की द्वितीय अवधारणा कहती है कि बेटा MVR इक्वल टू NH अपॉन, ये कैसे, वो मैं आपको जब अवधारणा पढ़ाऊंगा जब ही, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सूत्र देखो बेटा और सूत्र को क्या करो, याद करो। ठीक है बेटा, अब मॉडल की द्वितीय अवधारणा n कक्षा के लिए Vn Rn। तो बेटा हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी तो निकालनी है, त्रिज्या निकालना है, तो हम किसको निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और त्रिज्या का मान रखेंगे। समझ में आया बेटा? तो हम वेलोसिटी का ही तो मान रखेंगे, जब तो Rn आएगा। सही बात है या नहीं है? तो इसलिए बेटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, और जो बचे कुछ को हम क्या भेज देंगे, उधर भेज देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मैं आगे थोड़ा छोटा लिखूंगा, जिससे थोड़ा बोर्ड और थोड़ा छोटा है हमारा, है ना। देखो बेटा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको उधर भेज दूँगा। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा, NH M25 M। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? देख लो बेटा, देख लो, यहाँ पे Bn आ गया और यहाँ पे लिखेंगे बेटा Bn का मान समीकरण 1 में रखने, Bn का मान
समीकरण 1 में रखने का। अब बेटा हम Vn का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो सॉरी इसमें नहीं, सॉरी इसमें रखेंगे, समीकरण 1 को बनाया था। तो यहाँ से बेटा Vn का मान रखेंगे तो NH अपॉन 2 पाई m Rn का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू KZ स्क्वायर अपॉन R। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या आए तो बेटा आप थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं रखा, Vn का मान रखा है बस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। यहाँ पे बेटा हम स्क्वायरिंग बोलेंगे, तो m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर Rn का होल। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे बेटा KZ स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पर हम k का मान रखेंगे, यहाँ पर k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन मान हमने k का मान रखेंगे तो m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z स्क्वायर अपॉन R। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा एक m से एक m कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया और 4 कट गया, तो दिक्कत नहीं। Rn से Rn कट गया, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा बेटा हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई Rn पाई m Rn, ये बचा पाई m Rn इक्वल टू Z स्क्वायर, क्या बचा Z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। क्या करा देंगे बेटा, वज्र गुणा करा देंगे। जैसे हम वज्र गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Z स्क्वायर Rn, पाई m Z स्क्वायर Rn। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम बेटा Rn को क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल देंगे। जैसे हम Rn को बाहर निकालेंगे, मैं इधर का साफ कर दूं बेटा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। और बेटा मैं इसको इरेज कर दूं, देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ से मैं Rn बाहर निकाल ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से Rn निकालूंगा तो 1/Rn बाहर आएगा, 1/Rn बाहर आएगा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा तुम्हारा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या। यहाँ से हम Rn की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम Rn की वैल्यू निकालेंगे, पाई m z स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ से हम बेटा n को और z को बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम n और z को बाहर निकालेंगे, जो हमें बेटा क्या बताएंगे, कक्षीय त्रिज्या जो हमारा ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल जैसे कक्षा, हाँ कक्षा होता है, कक्षा। अब जब हम किसी परमाणु की कक्षा लेंगे तो उसे z से बताएंगे, और जिस कक्षा में होंगे उसे हम n से बताएंगे नहीं बताएंगे। इसलिए हम n और z को क्या ले रहे हैं बेटा, बाहर ले रहे हैं। तो ऊपर से बेटा z आ जाएगा, नीचे से बेटा n स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, पाई m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर सॉरी z स्क्वायर एप्सिलॉन। और जब हम बेटा जहाँ पाई m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है बेटा 0.529 m
एंगस्ट्रॉम के बराबर, जहाँ जहाँ पाई एम जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर होता है 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम के बराबर। जब हम बेटा इन सभी का मान रखेंगे ना, हम पाई का मान रखेंगे 3.4, मास रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे, एच स्क्वायर का मान रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट का जब हम मान रखेंगे बेटा, तो जब इनको हम गुणा भाग करेंगे तो 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। मैंने यूं नहीं करा क्योंकि फिर ये डेरिवेशन बड़ा हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए मैंने इस नहीं करा। यही के लिए मैंने इसका मान उसको बराबर मिलेगा लिख दिया। ठीक है बेटा, अब इसका मान ये आएगा तो हम यहाँ पे मान रख देंगे बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखने, जैसे हम बेटा मान रखेंगे तो यहाँ पे आर एन बराबर हो जाएगा जेड अपॉन एन स्क्वायर इंटू 0.529 एम, और ये है बेटा हमारा कक्षीय त्रिज्या का सूत्र। तो बेटा ये हमने डिराइव कर लिया कक्षीय त्रिज्या का सूत्र। कक्षीय त्रिज्या का सूत्र क्या होता है बेटा, आर एन बराबर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 0.529 एम स्ट्रॉम। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। अब बेटा एच परमाणु के लिए, किसके लिए, एच परमाणु के लिए जेड बराबर 1 होता है। किसी परमाणु को बताया था मैंने, तो यहाँ पर किसी की जगह क्या ले लिया हमने, एच परमाणु ले लिया। एच परमाणु के लिए जेड बराबर 1, एच परमाणु के लिए जेड बराबर 1 लेने पर तथा उसकी प्रथम कक्षा के लिए क्या ले रहा हूं मैं, एन बराबर 1। अब हम एच परमाणु के लिए जेड बराबर 1 लेंगे और उसकी प्रथम कक्षा के लिए क्या लेंगे, एन बराबर 1, और इसके लिए क्या रख देंगे बेटा, मान रख देंगे। तो 1/1 का क्या आएगा बेटा, स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आर एन बराबर क्या आएगा बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्या आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षीय त्रिज्या का मान 0.529 प्रथम कक्षा के लिए, याद रखना हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के लिए क्या बेटा, कक्षीय त्रिज्या का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, यदि हमें द्वितीय कक्षा के लिए निकालना है, तृतीय कक्षा के लिए, चतुर्थ कक्षा के लिए निकालना है, तो हम किसमें परिवर्तन करेंगे बेटा, एन के मान में परिवर्तन करेंगे। एन का मान 2 हो जाएगा, 2 के लिए एन बराबर 3 हो जाएगा, एन बराबर 4 हो जाएगा। इसके लिए हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं अपने अगले परमाणु के, इसके बेटा कक्षीय वेग के। अब मैं इससे आगे बेटा आपको परमाणु का कक्षीय वेग पढ़ाऊंगा। हाँ, तो बेटा हमारा अगला है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। ठीक है बेटा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग भी उसी प्रकार से निकलता है जैसे परमाणु में कक्षीय त्रिज्या निकलती है। कैसे बेटा, जैसे माना कोई इलेक्ट्रॉन Rn त्रिज्या है, मतलब माना कोई इलेक्ट्रॉन Rn त्रिज्या की nवीं कक्षा में, माना कोई इलेक्ट्रॉन Rn त्रिज्या की nवीं कक्षा में Vn वेग से चक्कर लगा रहा है। किस वेग से चक्कर लगा रहा है बेटा, Vn वेग से चक्कर लगा रहा है। तो बोर मॉडल की
प्रथम अवधारणा के अनुसार, आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो बेटा क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू ए जेड बी स्क्वायर अपॉन आर, एन कक्षा के लिए, ठीक है बेटा। यहाँ से एक आर एन से एक आर एन चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एम बी स्क्वायर इजिकल टू ए जेड बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको बेटा हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है बेटा। उसी प्रकार अगला बोर मॉडल के द्वितीय अवधारणा के अनुसार, बेटा बोर मॉडल की द्वितीय अवधारणा क्या कहती है, एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 वी एन आर एन, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ से बेटा किसका मान, आर एन का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, आर एन का मान निकालेंगे, आर एन का ही तो मान निकालेंगे। या मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, द्वितीय समीकरण लिख दे रहा हूँ। या तो एक तरीका है कि मान रख के निकाल लो वो इसी तरह से, नहीं तो क्या करो, समीकरण 1 से 1 व 2 को भाग देंगे, 1 व 2 से क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है बेटा। तो इधर आ जाओ, तो यहाँ जाएगा एम बी एन अपॉन एम बी एन स्क्वायर, एम बी एन स्क्वायर अपॉन एम बी एन आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन बड़ा वाला एन एच अपॉन। तो दिक्कत परेशानी समस्या बेटा, एक स्क्वायर से ये चला गया, एम से एम चला गया, यहाँ पे क्या बचा, तो वी एन अपॉन आर एन इक्वल टू, ये इसके ऊपर चला जाएगा, देखो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर अप इंटू 2 पाई अपॉन एन एच आर एन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए निर्धार बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आराम से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बता दो भाई, बता दो भाई, नहीं है, नहीं है बेटा। तो यहाँ से हम वी एन निकालेंगे, वी एन निकालेंगे, आर को उधर पहुँचाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू आर एन अपॉन एन एच अपॉन आर एन, और एन एच आर एन से आर एन कैंसिल, आर एन से आर एन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बेटा हम क्या रखेंगे, के का मान रखेंगे, तो वी एन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन एन एच। फिर बेटा 2 पाई से 4 पाई 2 बार चला गया, 2 बार चला गया, और कुछ जा रहा है, और कुछ जा रहा है क्या, देखो फटाफट, और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। यहाँ से 1 अपॉन सॉरी ऊपर आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बेटा हम क्या बाहर निकालेंगे, वही एन कक्षा के लिए, और जेड बराबर जेड के लिए तो जेड अपॉन एन इक्वल टू सॉरी इनटू ई स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एच। यही आएगा बेटा यहाँ से, जहाँ ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एच का जो मान होता है बेटा 2 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 गुणा 10 की पावर क्या होता है बेटा 9 मीटर पर सेकंड।
सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। 2.18 क्या होता है? 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलते हैं बेटा। तो बेटा मान रखेंगे हम, मान रखने पर यहाँ से आगे बेटा, यहाँ से आगे करा, ठीक है। देखो बेटा मान रखेंगे तो बी एन इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या आ गई हमारी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा कक्षीय वेग आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या नहीं बेटा। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 तथा n बराबर 1 पर जैसे ही हम इनका मान रखेंगे Bn में तो 1 अपॉन n 1 इंटू 2.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। Bn बराबर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इसी प्रकार हम n का मान 2 रखेंगे तो अलग आएगी, n का मान 3 रखेंगे तो अलग आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी के साथ बेटा हमारा जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। जितने भी टॉपिक होते थे इस चैप्टर में, छोटे छोटे मोटे बढ़िया वो मैंने आपको करा दिए। ये 2 डेरिवेशन होते हैं, इन्हीं 2 डेरिवेशनों पे आपको क्या पूछता है बेटा? क्वेश्चन कैसे पूछता है, और जो मैंने आपको छुड़वाए हैं जैसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, उनकी अवधारणाएं हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसका अल्फा कण प्रक्षेपण पद है, संगत प्राचाल है, कुछ टॉपिक्स हमारे इसमें रह चुके हैं। वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा उसको। ठीक है बेटा, तो कुछ थोड़ी बहुत तो इम्पोर्टेंट बातें और रह गई हैं, वो मैं इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ इसी में। हाँ तो बेटा कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए थे, जैसे प्रकृति में या परमाणु में, परमाणु में पाए जाने वाले मूलभूत कण। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रकृति में 3 प्रकार के मूलभूत कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बेटा प्रोटॉन, और तीसरा है बेटा न्यूट्रॉन। ये 2 प्राणी जो होते हैं हमारे नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, और ये हमारे परमाणु में उपस्थित होते हैं। परमाणु में वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। वृत्ताकार कक्षा क्या होती है? परमाणु कैसे घूमती हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, वो सब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आता है। ठीक है बेटा, और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में आता है, जिससे हम क्या पढ़े अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे बेटा थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज बेटा गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज बेटा जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है बेटा? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बेटा? जेम्स चैडविक।
ठीक है बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, ऋणावेशित यानी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा बेटा जिसे हम P प्लस से दर्शाते हैं, इसे हम P माइनस से दर्शाते हैं। P प्लस प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन हमारा N0 यानी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, इस पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन कण होता है। तो कोई पूछ ले आपसे न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है? उदासीन कण। हाँ, तो बेटा इसके बाद आपके लिए मैं कुछ और चीज मैं बता दूं, जैसे कि बेटा हाँ, परमाणु का आकार बताऊं तो परमाणु का जो आकार होता है बेटा 10⁻⁻10 के बराबर होता है, जिसे हम बेटा 1 एंगस्ट्रॉम भी कह देते हैं, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम कह देते हैं। ये बेटा होता है परमाणु का आकार। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार होता है बेटा हमारा 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम बेटा 4 फर्मोमीटर भी कह देते हैं, फर्मीमीटर। ठीक है बेटा, FM से इसे दर्शाते हैं। ये बेटा नाभिक का आकार होता है, ये परमाणु का आकार होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको बेटा जब कक्षीय त्रिज्या पढ़ाई थी, कक्षीय त्रिज्या जब मैंने पढ़ाई थी तो उसका बेटा मैं आपको अनुपात भी बता देता हूँ कि कक्षीय त्रिज्या का अनुपात होता है जब बेटा n का मान 1, जैसे r का मान 1 होगा, अनुपात r का मान 2 होगा, अनुपात r का मान 3 होगा, तो उसके बेटा r का मान जब 1 होगा तो 1, r का मान 2 होगा तो उसके लिए 2, r का मान 3 होगा तो सॉरी गलत हो गया, तो गलत हो गया है। जब कक्षीय त्रिज्या का मान 1 होगा तो सॉरी हाँ, कक्षीय त्रिज्या 1 होगी तो R1 होगा तो उसके लिए 1 होगा, R2 होगा तो उसके लिए 4 होगा, R3 होगा तो उसके लिए R3 होगा तो उसके बेटे 9, और जब R4 होगा तो उसके लिए 16 होगा। जैसे सूत्र में जब हम पुट करेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4, उससे हमें क्या मिलते हैं? इसकी कक्षीय त्रिज्या के मान अनुपात मिलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी के साथ बेटा हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा दिस वीडियो। थैंक यू, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बेटा। आपने पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखी होगी। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा बेटा। तो बेटा आपका ऐसी सपोर्ट आप बनाए रखें बेटा, ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आप लाइक्स करें, ऐसे ही आप कमेंट्स करें। थैंक यू बेटा, आपने इतना सपोर्ट मेरे को दिया, और थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो मैं आने वाली वीडियो को और भी बेहतर बना पाऊँगा। जैसे ही बेटा हमारे 50 के लगभग सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपकी बेटा लाइव चालू कर दूंगा यूट्यूब पर। फिर हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, लाइव में आपसे बातें करा करूँगा, लाइव मैं आपसे जुड़ा करूँगा, जिससे कि लाइव आप मुझे बता सकें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे पढ़ाने में अंदर क्या कमी है, क्या मैं और कुछ इम्प्रूव करूँ अपने अंदर। ठीक है बेटा, आपको मेरे को जज करना है जब हमारे 50 सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और आपको यदि मैं समय दिखाऊं तो बेटा 2:05 हो रहा है। देखो रात के 2:05 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रात के 2:05 बज रहे हैं और मैं आपके लिए बेटा वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के 2:05 बजे तो बेटा थोड़ी मेहनत लगती है, उस मेहनत के लिए आप बेटा थोड़ा सा सपोर्ट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत। मैं आशा करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब